भारत के छोटे शहरों में ना अक्सर एक बात कही जाती है, चुप रहो, ताकतवर से मत उलझो। और ये सिर्फ मतलब कोई कहावत नहीं है, ये एक तरह का अलिखित कानून है जिसे सब जानते हैं, सब समझते हैं। लेकिन आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं वो इसी खामोशी को तोड़ने वाली कहानी है। ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं बल्कि इंसाफ की एक बहुत लंबी, थका देने वाली और शायद कभी ना खत्म होने वाली तलाश की है। हमारे पास इस मामले से जुड़ी कई रिपोर्ट्स हैं, लेख हैं और हमारा मकसद है कि इन सब में से उन जरूरी पहलुओं को निकालें जो हमें इस कहानी की गहराई तक ले जाएं। और ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक आम से जिले उन्नाव से। साल था 2017। एक 17 साल की लड़की एक बहुत ही ताकतवर स्थानीय विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर एक बेहद संगीन आरोप लगाती है। हाँ, आरोप लगाना एक बात थी, लेकिन उस सच के साथ खड़े रहना वो एक पूरी की पूरी लड़ाई थी। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारे सिस्टम के बारे में, हमारे समाज के बारे में क्या बताता है। तो कहानी शुरू होती है एक FIR दर्ज कराने की कोशिश से, लेकिन यहीं पर मतलब पहली दीवार खड़ी हो जाती है। पुलिस शिकायत दर्ज करने से ही मना कर देती है। अच्छा। हाँ, और महीनों तक वो परिवार एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर काटता रहता है। और यहाँ से जो शुरू होता है वो डर का एक ऐसा दौर था जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस डर के पीछे की वजह समझना भी तो जरूरी है। मतलब कुलदीप सिंह सेंगर सिर्फ एक विधायक नहीं था। बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, वो अपने इलाके का एक बाहुबली था, जिसका मतलब ये है कि उसका जो प्रभाव था वो सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था। पुलिस, प्रशासन, स्थानीय व्यापार, हर जगह उसके लोग थे। वहाँ एक धारणा थी कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि एक पूरे पावर स्ट्रक्चर के खिलाफ खड़ा होता है। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। मतलब हम ये शब्द इस्तेमाल तो कर देते हैं दबाव, लेकिन ये दबाव असल में दिखता कैसा है? क्या हमारे स्रोतों में इसका कोई ठोस ब्यौरा है? बिल्कुल है, और ये बहुत ही भयावह है। सूत्रों में खास बात का जिक्र है, दबाव सिर्फ सीधी धमकियों से नहीं आता। ये एक तरह का आप कह सकती हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर? हाँ। सबसे पहले लड़की के पिता पर ही अवैध हथियार रखने का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा गया और पुलिस हिरासत में ही उनकी मौत हो गई। इंसाफ मांगने की सजा मौत। सोचिए, इसके अलावा परिवार का सामाजिक बहिष्कार करवाया गया, उनके रिश्तेदारों को धमकाया गया। मकसद बिल्कुल साफ था, लड़की को इतना तोड़ दो कि वो खुद ही हार मान ले। मतलब वो सिस्टम जिसका काम पीड़ित को बचाना था, वही सिस्टम आरोपी का हथियार बन गया। बिल्कुल। ये तो किसी भी न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी नाकामी है। हाँ, और यहाँ पर आकर ना लड़ाई एक आरोपी और एक पीड़ित के बीच नहीं रह जाती। जैसा कि सूत्र साफ तौर पर कहते हैं, ये एक अकेली लड़की की लड़ाई नहीं थी, ये एक पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई बन चुकी थी। एक तरफ एक अकेली आवाज थी और दूसरी तरफ सत्ता का पूरा तंत्र, जिसमें ताकत, पैसा, प्रभाव सब शामिल था। ये एक ऐसी लड़ाई थी जहाँ मैदान ही बराबर नहीं था। लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं हुआ। एक मोड़ आया जब ये मामला उन्नाव की सीमाओं से बाहर निकल गया। जो आवाज छोटे से शहर में दबाई जा रही थी वो राजधानी दिल्ली तक गूंजने लगी। ये कैसे हुआ? इसका जो टिपिंग पॉइंट था वो था लड़की के पिता की हिरासत में मौत। इस एक घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा। इसके बाद लड़की ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। ये एक बहुत हताशा भरा कदम था, लेकिन इसने मीडिया की नजरें इस केस पर टिका दी। अच्छा। पहले स्थानीय पत्रकार, फिर राष्ट्रीय मीडिया, सबने इस कहानी को उठाना शुरू कर दिया। सड़कों पर कैंडल मार्च होने लगे, सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगे। लेकिन एक सवाल है, क्या मीडिया का ध्यान हमेशा फायदेमंद होता है? कई बार ये केस को सनसनीखेज भी तो बना देता है, जिससे पीड़ित पर और दबाव पड़ता है। क्या हमारे सूत्रों में इस दो धारी तलवार के बारे में कुछ कहा गया है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और मीडिया का ध्यान वाकई एक दो धारी तलवार है। कई बार पीड़ित की पहचान और गरिमा का ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन इस खास मामले में अगर हम स्रोतों का विश्लेषण करें तो ये साफ दिखता है कि मीडिया और जनता का दबाव ही वो वजह थी जिसके कारण राज्य सरकार को मामला CBI को सौंपना पड़ा। मतलब जब तक मामला स्थानीय पुलिस के पास था तब तक कुछ नहीं हो रहा था? कुछ भी नहीं। जब सामूहिक चेतना जागती है और लोगों को लगता है कि कहीं अन्याय हो रहा है, तो वो सिस्टम को जवाबदेह बनाने पर मजबूर कर ही देती है। और ये आवाज इतनी बुलंद हो गई कि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था ना? ये इस केस का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ CBI जांच की निगरानी की, बल्कि दो बहुत बड़े फैसले लिए। क्या थे वो फैसले? पहला, उन्होंने मामले से जुड़े सभी 5 केस को उन्नाव से दिल्ली की 30,000 कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। और ये क्यों जरूरी था? इसके पीछे कानून का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। बिल्कुल। जब आरोपी इतना ताकतवर हो कि वो उत्तर प्रदेश में रहते हुए गवाहों को, सबूतों को, यहाँ तक कि जांच प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है, तो केस को किसी दूसरी जगह भेजना निष्पक्ष सुनवाई की पहली शर्त बन जाती है। और दूसरा फैसला? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रायल रोजाना हो और 45 दिनों के अंदर पूरा किया जाए। 45 दिन, ये तो असाधारण था। बहुत। इसने ये सुनिश्चित किया कि केस सालों तक लटकता न रहे। इसके बाद दिल्ली में सुनवाई शुरू हुई। सालों तक ये प्रक्रिया चली होगी, सबूत, गवाहियां, जिरा, बहुत ज्यादा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी दौरान 2019 में जब पीड़ित अपने वकील और परिवार के साथ रायबरेली जा रही थी,
तो उनकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। वो एक्सीडेंट। हाँ, उस एक्सीडेंट में उसकी 2 महिला रिश्तेदारों की मौत हो गई और वो और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप लगा कि ये टक्कर भी सेंगर ने ही करवाई थी। तो मतलब हर दिन का संघर्ष था। बिल्कुल, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर दिन का संघर्ष कैसा रहा होगा। इस सब के बावजूद वो लड़की और उसका परिवार वो डटे रहे और आखिरकार दिसंबर 2019 में दिल्ली की अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। उस दिन एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद इंसाफ की जीत हुई है। एक बहुत बड़ा संदेश गया। संदेश ये था कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। बिल्कुल, और ये उन अनगिनत आवाजों के लिए उम्मीद की एक किरण थी जो ताकत के डर से खामोश कर दी जाती हैं। हाँ। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है जिस पर सूत्रों ने रोशनी डाली है। ये फैसला सिर्फ सेंगर के खिलाफ नहीं था, ये उस पूरे इकोसिस्टम के लिए एक चेतावनी थी जो ऐसे ताकतवर लोगों को बचाता है। वो पुलिस अधिकारी जिन्होंने FIR नहीं लिखी, वो डॉक्टर जिन्होंने झूठी रिपोर्ट दी। सही बात है। ये फैसला उस भरोसे की बहाली थी कि अगर आप सच के लिए लड़ते हैं तो देर से ही सही न्याय मिलता है। इसने ये भी दिखाया कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है और वो बिना किसी दबाव के फैसले ले सकती है। और उस फैसले के साथ लगा कि कहानी अपने अंजाम तक पहुंच गई है। एक संघर्ष जिसका अंत न्याय से हुआ। लेकिन न्याय की कहानी में दी एंड लिखना इतना आसान नहीं होता, है ना? बिल्कुल नहीं। असल में कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अभी बाकी था। बिल्कुल। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित करते हुए उसे अंतरिम जमानत दे दी। ये खबर आते ही सब कुछ फिर से सवालों के घेरे में आ गया। एक मिनट, यहाँ रुकते हैं। सजा का निलंबन और जमानत आम इंसान के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल है। इसका असल में क्या मतलब है? क्या उसे बरी कर दिया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। सजा का निलंबन का मतलब ये नहीं कि उन्हें बरी कर दिया गया है। अच्छा। निचली अदालत का फैसला अभी भी कायम है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब तक उनकी सजा के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में चल रही है, जिसमें सालों लग सकते हैं, हाँ। तब तक के लिए उनकी जेल की सजा पर रोक लगा दी गई है। और उन्हें बाहर रहने की इजाजत है। हाँ, कानूनन ये मुमकिन है, खासकर जब दोषी ने कुछ समय जेल में बिता लिया हो और उसकी अपील पर फैसला आने में देर हो। लेकिन इस केस के सामाजिक प्रभाव को देखते हुए ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या कानून और न्याय हमेशा एक ही दिशा में चलते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जैसा कि एक स्रोत में बहुत ही मार्मिक बात कही गई है, अगर सजा भी हमेशा के लिए नहीं होती तो डर हमेशा के लिए क्यों रह जाता है? सोचिए, जिस लड़की ने अपनी जान दांव पर लगाकर, अपने पिता को खोकर, अपने परिवार को बिखरते देखकर सालों तक इस डर के साथ जिया, आज जब वो उसी व्यक्ति को आजाद देखेगी तो कैसा महसूस कर रही होगी? इसका जो मनोवैज्ञानिक असर है वो बहुत गहरा होता है। ये सिर्फ उन्नाव का केस नहीं रह गया है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये हमारे सिस्टम का, हमारे समाज का और हम सब की अंतरात्मा का एक इम्तिहान है। ये एक जरूरी सवाल उठाता है, कल कोई और आवाज किसी और छोटे शहर में किसी और ताकतवर के खिलाफ बोलने की हिम्मत करेगी या नहीं? हाँ। जब वो देखेंगे कि सालों की लड़ाई, इतनी कुर्बानियों के बाद भी नतीजा ये हो सकता है, तो क्या वो खामोश रहना बेहतर नहीं समझेंगे? इसे चिलिंग इफेक्ट कहते हैं, है ना? बिल्कुल। जब एक फैसले का असर भविष्य में आवाज उठाने वालों पर पड़ता है और वो डर के मारे चुप हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा डर है कि ऐसी कहानियों का अंत लोगों को लड़ने की हिम्मत देने के बजाय उन्हें खामोश हो जाने की सीख न दे दे। तो उन्नाव की ये कहानी एक अकेली आवाज के संघर्ष से शुरू हुई, इंसाफ की एक उम्मीद तक पहुंची और फिर अधूरे सवालों के एक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। ये एक ऐसी यात्रा है जो दिखाती है कि न्याय पाना सिर्फ एक फैसले तक सीमित नहीं है, बल्कि उस फैसले को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है और शायद ज्यादा मुश्किल भी। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक स्रोत का अंत एक बहुत शक्तिशाली विचार पर होता है कि कभी कभी खामोशी भी सबसे बड़ा गुनाह होती है। जब हम अन्याय होता हुआ देखते हैं और चुप रहते हैं, जब सिस्टम अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहता है, तो हम भी उस अन्याय में कहीं ना कहीं भागीदार बन जाते हैं। ये केस समाज को एक आईना दिखाता है। इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक विचार मन में जरूर आता है। क्या ऐसी लड़ाइयों का अंत हमेशा इंसाफ की पूरी जीत से होता है, या कभी कभी ये सिर्फ एक लंबी और कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई बनकर रह जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा, लेकिन इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।